वेलकम दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना होता है। 2 अंक का पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, उसको देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यह पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। यह भी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया है इस प्रश्न को। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना, अपने ही कंट्रोल में रहना, सेल्फ कंट्रोल में रहना, उसी को स्वाधीनता कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है, यानी अपने ही बंधनों में बंधे रहना, उसी को स्वाधीनता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। इसका आंसर होगा सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से छल, बल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है, लेकिन प्रेम, मैत्री, त्याग एवं जल कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थता है। अगर आप बल से, छल या बुद्धि से सफल होते हैं तो वह सफलता कहलाता है, लेकिन प्रेम से, मित्रता से, त्याग और बलिदान से, जन कल्याण से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वह चरितार्थता कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है। स्पष्ट करना है इस प्रश्न को। यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक का है, यानी एनसीईआरटी गोदली भाग 2 का प्रश्न है। इसका आंसर होगा लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है आप पर आपके द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चीज जो आज के अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यानी दूसरों के अधीन न रहकर अपने ही अधीन के बारे में भारत का मन, भारत का दिल सोचता है। चित्त का मतलब दिल होता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। यानी भारत की संस्कृति की विशेषता है कि ये लोग अपने ही बंधनों में बंधे रहना पसंद करते हैं, दूसरों के अधीन, दूसरों के गुलामी में रहना नहीं पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्री यानी जो जूलॉजी का अध्ययन करता है वह प्राणी शास्त्री कहलाता है। तो प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। यह भी पाठ्य पुस्तक का है, यानी प्राणी शास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया कि जिस तरह मनुष्य के पहले पूंछ हुआ करते थे और वह झड़ गए, उसी तरह एक न एक दिन नाखून भी झड़ जाएगा। तो लेखक इस पर क्या तर्क देते हैं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप से मानवता को प्राप्त कर लेगा। लेखक कहते हैं कि नाखून का बढ़ना यह एक प्रकार के पशुता का निशानी है और पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में मनुष्य के अंदर पूंछ हुआ करता था, लेकिन उसका आवश्यकता समाप्त हो गया तो वह झड़ गया। उसी तरह नाखून का भी आवश्यकता समाप्त हो गया है और एक न एक दिन यह भी झड़ जाएगा। यह प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। और जिस दिन मनुष्यों के अंदर से नाखून झड़ जाएगा उस दिन मनुष्यों के अंदर पूरा पशुता समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जो है पूर्णतः पशुता को पूर्ण रूप से त्याग करके मानवता को प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। यह प्रश्न 2013 के एनुअल और 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की ज़रूरत थी।
वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। पुराने ज़माने में नाखून ही मनुष्यों का हथियार था, क्योंकि उस ज़माने में मनुष्यों के पास बम गोले बारूद नहीं थे, तो उस ज़माने में नाखून ही अपने अस्त्र के रूप में, अपने हथियार के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करता था। उन दिनों प्रतिद्वंदियों यानी किसी को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वहीं उसके अस्त्र थे, वहीं उसके हथियार थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है। पुराने ज़माने के लोग, एंशिएंट टाइम के लोग जो जंगलों में निवास करते थे, या वे लोग वन मानुषों की तरह ही नाखून को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज नाखून का इस्तेमाल समाप्त हो गया है, क्योंकि लोहे और कारतूस वाले अस्त्र शस्त्र आ गए हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय क्या है? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है और 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है, यानी लेखक के कहने का मतलब है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। यानी मनुष्य चूँकि एक बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी होने के नाते वह जो भी साधन प्राप्त हो रहा है उसका इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, 2015 में भी पूछा जा चुका है। मनुष्य निरंतर सब होने के लिए प्रयासरत रहा है। मनुष्य सब बनने के लिए हमेशा प्रयास करता आ रहा है। प्रारंभिक काल से, यानी जब मनुष्य आए थे तो उस समय मनुष्य और पशु एक समान थे। नाखून ही मनुष्यों के अस्त्र थे, यानी हथियार थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्वस्थ आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई, यानी नयापन आता गया। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। नाखून का काटना मनुष्यों का यह पाशवी वृत्ति को हटाना है, अपने अंदर पशुता को हटाना है और मानवता की ओर बढ़ने की निशानी है। अगला प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है, आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी, गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इसके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसके अंदर सत्यता नहीं है, जिसके अंदर सौंदर्य बोध और विश्वसनीयता थोड़ा भी नहीं है, वह आज भी पशु के समान है। जिसके अंदर हिंसा है, क्रोध है, मोह, लालच है, लोभ है, वह बिल्कुल पशु के समान है। तो इसको जब तक मनुष्य त्यागेगा नहीं, तब तक अपने अंदर के पशुता को वह त्याग नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? यह 2015 में भी पूछा जा चुका है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखदर यानी नाखून धारण करने वाले मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस से अभी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो, पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है।
अगला प्रश्न है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? इसका आंसर होगा, लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। वात्स्यायन के अनुसार मनुष्यों के अंदर नाखून को सजाने संवारने की प्रवृत्ति जो है आज से 2000 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ, इसका क्या अभिप्राय है? सहजात का मतलब जो साथ साथ उत्पन्न हो। जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ साथ नाखून भी बढ़ना चालू हो जाता है। इसका आंसर होगा, मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियाँ ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। नख बढ़ता है तो यह एक तरह से पशुता का प्रमाण है और उसको काटना पशुता को दूर करने की निशानी है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। अगर आप नख को काटते हैं तो यह मनुष्यता की निशानी है कि आपके अंदर मनुष्यता आ गया है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर पशुता है, यानी नाखून एक पशुता का निशानी है। फिर उसे जो है वह क्या करता है, वह काट देता है क्योंकि अपने अंदर पशुत्व को वह बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। नाखून जो है वह पशुता की पहचान है और उसे काट देना मनुष्यता की निशानी है। तो कुल 12 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह लगभग इसी में से पूछा जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।